सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज 4 जिलों में धुआंधार प्रचार किया है। सबसे पहले सीएम योगी ने संत कबीर नगर पहुंचे, मगहर से विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उसके बाद आजमगढ़, मऊ, बलिया पहुंचे और दूसरे चरण के लिए ताल ठोकते नजर आए हैं। यानी कि निकाय की जो जंग है वो जारी है। और इस बीच मैं पूजा मोहन पांडे आप तमाम लोगों का स्वागत करती हूँ। भाइयों बहनों, संत कबीर के आगमन के पूर्व मगहर के बारे में ये माना जाता था कि यह ऊसर भूमि है और ये माना जाता था कि साक्षात मगहर में मृत्यु का मतलब सीधे सीधे नरक की बात करते थे। लेकिन उस धारणा को बदला संत कबीर ने और आज भी मगहर में उनकी महापरिनिर्वाण स्थली है। डबल इंजन की सरकार ने कबीर एकेडमी बना करके संत कबीर के उन मूल्यों और आदर्शों और समाज में समता, सद्भावना, समरसता, इन मूल्यों की स्थापना के लिए शोध को बढ़ावा देने के एक बड़े कार्यक्रम को वहां पर प्रोत्साहित किया है। आज आप देख सकते हैं कि जो मगहर मध्यकाल में साक्षात नरक का प्रतीक माना जाता था, आज वही मगहर डबल इंजन सरकार में स्वर्ग जैसा प्रतीक हो रहा है। और मुझे लगता है कि पिछले 6 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर हुए परिवर्तन इन सब बातों की ओर आप सबका ध्यान आकर्षित करता है। 6 वर्ष पहले संत कबीर नगर से बहने वाली नदी आमी नदी की क्या दुर्गति थी। प्रदूषण था। कोई भी पालतू पशु अगर उस जल को ग्रहण कर ले तो मर जाता था। आज आप जाइए मगहर में आमी नदी को देखिए, स्वच्छ और सुंदर है, अविरल भी है, निर्मल भी है। ये सभी कार्य इसलिए हुए क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार की एक जैसी स्पीड है, एक जैसी गति है। आज भाइयों बहनों, मुझे प्रसन्नता है किसी माटी के सपूत उत्तर प्रदेश सरकार के 2 बड़े मंत्रालयों का दायित्व संभालने श्री के शर्मा जी इसी धरती के सपूत हैं और यहां के विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। भाइयों बहनों, आज आप सबके सामने स्थिति बहुत स्पष्ट है। याद करिए, जो लोग पर्व और त्योहारों में उपद्रव पैदा करके यहां की कानून व्यवस्था को व्हील चेयर में लाने का काम करते थे, आज वे स्वयं व्हील चेयर में पड़े हुए हैं और सांस लेने के लिए पहुंच रहे हैं। ये वही जनपद है जहां रामलीला का आयोजन नहीं हो पाता था। याद करिए, ये वही जनपद है, रामलीला के आयोजन को प्रतिबंधित किया था समाजवादी पार्टी की सरकार ने। और ये वही जनपद है जहां बारी बारी से सपा और बसपा इन पेशेवर माफिया और अपराधियों को अपना सानिध्य में लेकर के इन्हें अराजकता पैदा करने की खुली छूट देते थे। जिन लोगों के हाथों में सत्ता की बागडोर आई, उन लोगों ने आजमगढ़ का दोहन किया। कलम का स्थान यहां पे कुछ लोगों ने कट्टा देने का प्रयास किया और यहां के युवाओं के हाथों में भी
कुछ लोगों ने तमंचे पकड़वाने का कार्य किया। भाइयों बहनों, आज आजमगढ़ जो पहले 17 के पहले पहचान के लिए मोहताज था, याद करिए, आजमगढ़ के नाम पे कोई लोग होटल और धर्मशाला की बात, घर में किराएदार की बात तो दूर, होटल और धर्मशाला में भी कमरा नहीं मिलता था। ये स्थिति बन गई थी। पहचान का एक घोर संकट जिन लोगों ने खड़ा किया था, उससे मुक्त करते हुए आज तो आजमगढ़ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ चुका है। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आजमगढ़ से लखनऊ की दूरी को जो पहले 6 से 7 घंटे की थी, आज मुश्किल से 2.5 से 3 घंटे में इस दूरी को तय किया जा सकता है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ की दूरी आजमगढ़ से। एयरपोर्ट यहीं पे बन रहा है और कट्टा नहीं, कलम केले महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय भी यहां प्रारंभ हो चुका है। बहुत शीघ्र उसकी प्रशासनिक भवन और उद्घाटन होने जा रहा है। अभी पिछले दिनों हम आए थे, माननीय गृह मंत्री जी को साथ में लेकर के आए थे हरिहरपुर में, फिर से यहां की पहचान को बनाए रखने के लिए, क्योंकि आपने एक कलाकार को सांसद बनाया और पहली बार एक कलाकार आजमगढ़ से सांसद बना, इसलिए उनकी मांग पर हरिहरपुर गांव में अपने संगीत विद्यालय का शिलान्यास भी करके इस कार्यक्रम का आयोजन किया। स्थानीय नगर निकाय चुनाव में सभी दल पूरे दमखम के साथ जुटे हुए हैं। पहले चरण का 4 मई को वोटिंग होनी है, तो वहीं दूसरे चरण की भी तैयारियों में सभी पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं। नगर निकाय चुनावों को लेकर कैबिनेट मंत्री जेपीएस राठौर से जनता टीवी ने खास बातचीत इस दौरान की है। जेपीएस राठौर ने विपक्ष पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाएंगे, सुनिए। पहले चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है, ऐसे में दूसरे चरण के लिए तमाम राजनीतिक दल अपने चुनाव प्रचार के धुआंधार जुट चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ जेपीएस राठौर हैं, इस वक्त बातचीत करेंगे, इनसे खास बातचीत करेंगे। जेपीएस जी, लगातार देखा जा रहा है कि निकाय चुनाव जो है लंबे अरसे से भाजपा का कब्जा रहा है मेयर पद पे, लेकिन इस बार जो है चुनौती बढ़ती नजर, लगातार कांग्रेस भी सक्रिय है, बसपा भी सक्रिय है, समाजवादी पार्टी भी लगातार चुनौती दे रही है। आपको लगता है कि 25 साल का जो इतिहास रहा है वो भारतीय जनता पार्टी उसको पकड़े रहेगी? मुझे तो दिखाई नहीं पड़ रहा है कि कहाँ कांग्रेस सक्रिय है, कहाँ बसपा सक्रिय है। अखिलेश यादव मेट्रो में घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं, हमने मेट्रो बनवाया है। वही कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी भी मेट्रो में बैठ के बस सफर कर रहे हैं। वो जैसे लग रहा है कि कोई पिकनिक मनाने जा रहे हैं, तो वो प्रचार करके जनता के बीच में तो जाएं। केवल मेट्रो में सफर करना कोई ये प्रचार नहीं होता है। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, नेता, सब लोग जनता से संपर्क कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जगह जगह जाकर रैली और कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे दूसरे केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी से लगाकर सभी हमारे मंत्री, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। मुख्यमंत्रियों का क्यों नाम ले रहे हैं? सारे मंत्री आपके जुटे हुए, आप भी जुटे हैं? नहीं, उप मुख्यमंत्री ले रहे हैं आप? नहीं, उप मुख्यमंत्री है ना, इसलिए सुनिए कहीं नहीं, उप मुख्यमंत्रियों का नाम लिया मैंने, केशव प्रसाद मौर्य जी और ब्रजेश पाठक जी। बाकी सब मंत्री नहीं। नाराजगी कोई वजह नहीं, अगर नाराजगी होगी तो भी नाराज नहीं हूँ। लगातार देखा जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम समीकरण साधे की बसपा को देखा जाए कि 17 मेयर में से आपने देखा सीधे 11 मेयर पद मुस्लिम समाज को दे दिया गया। और ये भी आरोप बसपा लगा रही है कि कहीं ना कहीं जो राजनीतिक तौर पे जो जातिवादी की राजनीति करते हैं, धार्मिक राजनीति करते हैं, वो कहीं ना कहीं बौखला गए हैं उचित स्थान मुसलमानों को देने से। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने सदैव माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उस मंत्र पर आज काम करते हुए आपने देखा हो कि 2014 से लेकर अब तक 9 साल हो गए, कभी हमने जाति या मजहब के आधार पर, वर्ग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर या कि दलीय निष्ठा के आधार पर भी जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में या उनको बनाने में कभी आपने देखा भेदभाव करने का काम किया है? सरकारी नौकरियां देने में कहीं देखा आपने भेदभाव किया है? किसी प्रकार की किसी योजना के समय ये नहीं देखा ये हमारा वोट बैंक है, ये नहीं है। हमने वोट बैंक की राजनीति की नहीं, हमने तुष्टीकरण की राजनीति की नहीं, हमने पूरा लाभ जो पात्र व्यक्ति था उस तक पहुंचाने का काम किया है। जो योग्य विद्यार्थी थे, योग्य नौजवान और हमारी बच्चियां, युवतियां जो भी थीं, उनको सरकारी नौकरी पारदर्शितापूर्ण भर्ती करने का काम किया है। तो सब तरफ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग खड़े हैं और पूरा जनता का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। बहुत बड़ी संख्या में
नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिकाएं हम जीतने जा रहे हैं। तो मैं दूसरी तरफ आपको बता दूं कि लगातार निकाय की जंग इसी तरीके से देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों के लिए प्रचार थमने के साथ ही चुनाव निर्णायक मोड पर पहुंच चुका है। तो वहीं आज सुबह से ही पोलिंग पार्टियां रवाना होनी शुरू हो गई। कई जिलों में पोलिंग पार्टियां पहुंच भी चुकी हैं। हम आपको 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। चंदौली, गोरखपुर, जालौन, झांसी, रायबरेली, प्रतापगढ़, मथुरा और कुशीनगर की ये तस्वीरें इस बात का प्रमाण हैं कि किस तरीके से लाव लश्कर के साथ तैयार है निर्वाचन विभाग आपके वोट कास्ट कराने के लिए। हम भी आपसे अपील कर रहे हैं कि पहले जलपान, उसके बाद पहले वोट करिए, उसके बाद जलपान करिए। मतदान होना चाहिए, उसके बाद जलपान होना चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखना है। इस बीच इटावा पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी के उम्मीदवारों को जिताना है। तो वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में अपराधियों की कमर टूटी है। मैनपुरी में आज डिंपल यादव ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कर्नाटक की राजनीति के सवाल को लेकर कहा कि अभी हमारे राज्य के चुनाव हो रहे हैं, हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है। कर्नाटक से उत्तर प्रदेश का क्या लेना देना, वहां की सियासत, वहां की पॉलिटिक्स अलग है। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल अलग है। नगर निगम करने का पूरा प्रयास करेंगे। अब आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह की चीजें राजनीति में होती है, कौन किसकी कब तारीख क्यों करता है, ये तो आप सबको समझना पड़ेगा। लेकिन यह केस सुप्रीम कोर्ट के नजरों में है और सुप्रीम कोर्ट के अंडर में इसकी सुनवाई हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी डिसाइड करने देते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल चुनावी सभा को संबोधित करने सुल्तानपुर पहुंचे। कार्यक्रम स्थल तक जिसमें आगे से पीछे तक कुर्सियां खाली नजर आईं। हालांकि उन्होंने कहा कि प्रथम चरण के 4 मई को चुनाव होने हैं। मैंने बहुत से जनपदों का दौरा किया है, सभी जगह साइकिल की लहर चल रही है। मीडिया से बात करते हुए नरेश उत्तम ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नीतियों को जनता पसंद कर रही है और साइकिल पर मुहर लगा रही है। इससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे है। प्रथम चरण का चुनाव 4 तारीख को, द्वितीय चरण का चुनाव 11 तारीख का है। प्रथम चरण में मैंने बहुत से जनपदों का दौरा किया है, सभी जगह साइकिल की लहर चल रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की नीतियों को, उनके कार्य व्यवहार को और उनके प्रत्याशियों के कार्य व्यवहार को जनता पसंद कर रही है और साइकिल पर मोहर लगा रही है। इससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे हो गई है। जो आगे का चरण है, इस चरण के चुनाव में आज ये पहला मेरा दौरा है सुल्तानपुर में। यहाँ मैं सुबह 5:30 बजे से गलियों में घूमा हूँ, लोगों से मिला हूँ, जनसंपर्क किया है। लोग बीजेपी की वादा खिलाफी से बेहद नाराज है कि बीजेपी ने जनता के साथ छलावा किया, जनता के साथ धोखा किया है। प्रयागराज के उमेश पाल मर्डर केस में नया वीडियो सामने आया। ये 21 फरवरी का वीडियो बताया जा रहा है। इसी दिन माफिया अतीक अहमद के शूटर राजू पाल हत्याकांड केस में मुख्य गवाह उमेश पाल को मारने की कोशिश हुई थी, लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस के आ जाने से हमला नहीं हो सका। शूटर घर के गली के बाहर पहुंच भी गए थे। जैसे ही शूटर वारदात को अंजाम देने की कोशिश करते, उसी वक्त पुलिस की जीप के आ जाने से वारदात को अंजाम नहीं दे सके। सीसीटीवी कैमरे में शूटर उस्मान और गुलाम एक साथ नजर आ रहे हैं। अरमान और गुड्डू मुस्लिम अलग अलग बाइक पर हैं और एक कार भी है। 3 दिन बाद यानी कि 24 फरवरी को ठीक इसी प्लानिंग के तहत उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। तो वहीं जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने नगर निकाय चुनावों में धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को मजबूत करने के लिए वोट देने की अपील की है। उन्होंने कहा, हमें सरकार और पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा है, वो शांति के साथ निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। उन्होंने जनता से भी अपील की है कि वो धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत करने के लिए अपने मत का इस्तेमाल करें। हमें पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा है, वो सेकुलरिज्म को जिंदा रखने के लिए शांतिपूर्ण मतदान कराएंगे। मुल्क में इलेक्शन का होना आज़ादाना तौर पर और पुरसुकून अंदाज में हर आदमी को अपने हक़ राय दही को इस्तेमाल करने का मौका मिलना, ये दर हकीकत सेकुलरिज़म की जान है।
मैं अखबारात पढ़ रहा हूँ और बराबर देख रहा हूँ कि इंतज़ामिया जगह जगह अमन व अमान और पुरसुकून माहौल कायम रखने की अपील कर रही है। मुझे ये तवक्को है कि हमारे यहाँ भी इंशाअल्लाह जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मुसलमान और गैर मुस्लिम भाई इसका एहतमाम करेंगे कि आज़ादाना तौर के ऊपर पुरअमन माहौल के अंदर हर एक शख्स को अपनी राय के इस्तेमाल करने का हक मिले। इसलिए मैं उत्तराखंड में मौसम की करवट ने चारधाम यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। केदारनाथ में कल शाम से लगातार बर्फबारी हो रही है। सोनप्रयाग में अभी भी बारिश जारी है, जिसको देखते हुए अभी तक यात्रियों को सोनप्रयाग से केदारनाथ के लिए रवाना नहीं किया गया है। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि केदारनाथ में पिछले 24 घंटे से लगातार बर्फबारी हो रही है। हमने आज की यात्रा को पूरी तरीके से रोका है। जो यात्री कल यहाँ आए थे उनमें से ज्यादातर लोग यहाँ से प्रस्थान कर चुके थे। जो बच गए थे वो आज प्रस्थान कर रहे हैं। पर्यटन मंत्री ने कहा, मौसम खुलते ही वो चारों धामों का दौरा कर सकेंगे। यात्रा में सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। आसमान बिगड़ता है या मौसम बिगड़ता है तो उसके लिए मंत्री क्या करे। पर चलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस समय जो यात्रा है, यमुनोत्री की यात्रा जो है, इसमें 66,128 लोगों ने जो है कपाट खुलने के बाद दर्शन प्राप्त किए हैं। गंगोत्री धाम में 75,074 लोगों ने कपाट खुलने के बाद दर्शन प्राप्त किए हैं। 1,16,108 केदारनाथ में और 60,855 बद्रीनाथ के अंदर। ये कुल संख्या मिलाकर के 3,78,165 लोगों ने चार धाम में दर्शन प्राप्त किए हैं। मैं लोगों से आग्रह करूंगा, क्योंकि काफ़ी बर्फबारी हुई है, इसलिए जो सीनियर सिटीजन हैं वो थोड़ा सा देर में जब मौसम सुधर जाता है तब अपनी यात्रा करें, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी हुई है और आगे भी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की प्रेडिक्शंस हैं कि और भी बर्फबारी होगी और भी बारिश हो सकती है। तो मेरा विनम्र आग्रह है लोगों से कि आप अभी यात्रा को थोड़ा सा विराम दें। तो वहीं दूसरी तरफ बीते रोज उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की ओर से ऋषिकेश में बीच सड़क पर एक युवक को थप्पड़ मारने का मामला तूल पकड़ता नजर आया। पूरे प्रदेश में कई राजनीतिक और सामाजिक दल इस पर आक्रोश जता रहे हैं। इसी को लेकर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेसियों ने मसूरी में शहीद भगत सिंह चौक पर इकट्ठे होकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला फूका है और सरकार से मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। आप सभी जानते हैं कि पूर्व में भी जो काबीना मंत्री है प्रेमचंद अग्रवाल जी, वो विधानसभा भर्ती घोटाले में लिप्त थे और जिनके पुष्कर सिंह धामी ने उनके इस सारे कार्य जो इनके अपराध थे उनको दबा दिया। इसी क्रम में कल इतनी शर्मनाक घटना, एक काबीना मंत्री सड़क पर उतरकर हाथापाई कर रहा है। जिन लोगों को कानून की रक्षा करनी चाहिए, जिन लोगों को जनता ने चुनकर कानून की रक्षा के लिए भेजा है, अपनी रक्षा के लिए भेजा है, अगर वो ही इसी तरह की हाथापाई करेंगे तो किस तरह का संदेश देना चाहती है भाजपा सरकार। मैं तो ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को कि तुरंत उनकी मंत्री पद से उनको बर्खास्त किया जाए और नैतिकता के आधार पर प्रेमचंद अग्रवाल जी को तुरंत अपना इस्तीफा सरकार को सौंप देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का क्या दिशा निर्देश है जो आपके? आज कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के अंदर आज प्रेमचंद अग्रवाल जी का पुतला दहन किया है और हमारी यही मांग है पूरे प्रदेश की।